नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलम के लेखक अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है एक बार फिर आपका। जी नमस्कार। लगातार आपकी राजनीतिक प्रशासनिक खबरें धूम मचा रही है। अरविंद जी, इस बार आपने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की दूरी कुछ भी नहीं है ऐसा लिखा है, जबकि हमेशा से पिछले जब सरकार गिरी उसके बाद से लगातार ऐसा माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच अब दीवारें खिंच गई हैं, लकीरें खिंच गई हैं, तलवारें खिंच गई हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई उसके कुछ दिन बाद से लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। और सरकार जाने का जो गम है, सरकार जाने की जो का मामला है, उसके लिए कमलनाथ दिग्विजय सिंह को दोषी मानते हैं। बीच में कमलनाथ ने एक दो प्लेटफॉर्म पे ये भी कहा कि मैं आश्वस्त था कि दिग्विजय सिंह विधायकों को संभाल लेंगे और ये सारा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से सरकार जाने के बाद दिग्विजय सिंह लगातार और खासकर उपचुनाव नजदीक जैसे आते जा रहे हैं, तो अलग अलग जिलों में सक्रिय, विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय और बूथ लेवल तक के वर्कर से जहां उनकी पकड़ है वहां अप्रोच कर रहे हैं और इस बात की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस बने। जो लोग कमलनाथ से नाराज थे या जो लोग किन्हीं कारणों से ये मान रहे थे कि उनको सत्ता के दौर में तवज्जो नहीं मिली, उनको भी मैनेज करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो स्थिति है ना, उसको मतलब हर तरफ से ये लग रहा है, पहले हमको भी ये लग रहा था, मेरा भी एनालिसिस ये था कि दोनों के बीच में दूरी बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह मेहनत कर रहे हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के विधानसभा क्षेत्रों में, अपने जो समर्थक है डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, इनके माध्यम से जो पूरी ताकत लगाए हुए है, वो बड़ा मतलब एक कांग्रेस के लिए तो सुखद संकेत है, लेकिन इस बात को भी निराधार साबित कर रहा है कि दोनों के बीच में समीकरण बिगड़े हुए हैं, दोनों की पट नहीं रही है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्थितियां मैं देख रहा हूँ कि इंटरनल पार्टी के इंटरनल मामलों में भी कमलनाथ दिग्विजय सिंह को भरोसे में लेकर चल रहे हैं और दोनों के संबंध जो है वो मतलब दोनों के बीच में दूरियां नहीं, दोनों के बीच में जबरदस्त तालमेल है, यह संकेत मिल रहा है। ये बात लगातार दिग्विजय सिंह की सक्रियता इस बात का एहसास करा रही है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा तालमेल है। बहरहाल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अंडरस्टैंडिंग और तालमेल तो समझ में आता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है। देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार से बेदखल करने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनवाने में नरोत्तम मिश्रा की बड़ी अहम भूमिका रही है। और जो लोटस वन के दौर से जो नरोत्तम मिश्रा सक्रिय थे तो नतीजा दिया, मतलब सक्रिय तो बहुत से नेता थे लेकिन नतीजा उन्होंने दिया और उसी का वही को कांग्रेस सरकार से बाहर होना पड़ा। मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे नरोत्तम मिश्रा, लेकिन पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को ही तवज्जो दी। लेकिन उसके बाद के जो मंत्रिमंडल के गठन के बाद के शुरुआती एक दो महीने तो ठीक रहे, उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर को वेटेज मिल रहा और नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल संभाग में उनसे दूरी बना के चली जा रही, समझ में नहीं आ रहा। अभी आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर 3-4 दिन के दौरे पर थे अलग अलग दिनों में, आज भी हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा केवल 2 ही जगह दिखे मंच पे, एक तो डबरा में और एक भांडेर में। अब डबरा तो चूंकि उनका गृहनगर है, पुराना विधानसभा क्षेत्र है, तो इसलिए उनकी वहां मौजूदगी जरूरी थी। मतलब वो तो उस तरह की बात है कि इनका जाना भी, उनका बुलाना भी मजबूरी था और इनका जाना भी मजबूरी था। और उसके बाद एक कल भांडेर में दिखे। इसके अलावा आप देखिए ग्वालियर चंबल संभाग के इतने विधानसभा 16 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा नजर नहीं आ रहे इस दौरे में। और जबकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ब्राह्मण मतों का जो समीकरण है वो बड़ा तगड़ा है, किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में वो बड़ा अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसी स्थिति में नरोत्तम मिश्रा अगर इग्नोर होंगे तो, क्योंकि ग्वालियर चंबल में आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊं कि वहां जातिगत समीकरणों को बड़ा जोड़ के देखा जाता है। तो जैसे वहां के जो ब्राह्मण मतदाता है, अगर उनको ये एहसास हुआ कि भाई नरोत्तम मिश्रा की उपेक्षा हो रही, तो कहीं ना कहीं वो उनके मन में एक नाराजगी का भाव रहता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को ज्यादा तवज्जो मिले। दूसरा है कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी तो ये अपने स्तर पे हो ही रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नरोत्तम मिश्रा को वो तवज्जो नहीं दे रहे जिसके वो पात्र हैं। तो ये बड़ी पार्टी में के कार्यकर्ताओं के बीच में एक जबरदस्त चर्चा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पार्टी उनकी उपेक्षा क्यों कर रही है, शिवराज उनसे दूरी बनाकर क्यों चल रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया नरोत्तम मिश्रा की बजाय
नरेंद्र सिंह तोमर को ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेकर चल रहे हैं। देखिए आने वाले समय में हो सकता है कि स्थितियों में कुछ सुधार हो, पार्टी के लेवल से, संगठन के लेवल से कुछ बात आगे बढ़ाई जाए। नरोत्तम मिश्रा की तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे अरुण यादव भी इस समय लूप लाइन में चल रहे हैं। इस बार उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह भी नहीं मिली है। देखिए अरुण यादव को लेकर मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था कि उनके सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं, और जिस तरह से सीडब्ल्यूसी से वो बाहर हुए, स्पेशल इनवाइटी थे। सीडब्ल्यूसी में आना किसी भी कांग्रेस के लीडर के लिए बड़ा प्राइड का सब्जेक्ट रहता है, एक गौरव गर्व की बात रहती है उसके लिए। गौरव में कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बड़ा वो मानता है कि मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान पार्टी ने दे दिया। लेकिन अरुण यादव के साथ लगातार पिछले कुछ समय से ऐसा चल रहा है। दो विधानसभा लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी उन्हें कोई विशेष तवज्जो नहीं मिली, और अब सीडब्ल्यूसी से भी बाहर हो गए। हालांकि सीडब्ल्यूसी से उनके बाहर होने का एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जो है सीडब्ल्यूसी की एक महत्वपूर्ण बैठक के अंदर खाने की खबर जो लीक की थी, और कुछ उनके स्क्रीनशॉट केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गए थे, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अरुण यादव से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नाराज था। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ उनको वेटेज दे नहीं रहे, लेकिन जो केंद्र में उनको एक युवा नेतृत्व के चलते मिल रहा। अब आप देखिए कि उनके समकालीन कई लीडर, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, ये सब केंद्र में मंत्री, केंद्र में पार्टी की सीडब्ल्यूसी में आने में सफल हो गए या कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन अरुण यादव सीडब्ल्यूसी से तो बाहर हुए पार्टी ने उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी, कहीं का प्रभारी नहीं बनाया किसी स्टेट का, या कोई फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। तो मतलब कुल मिला के अरुण यादव के सितारे इन दिनों गर्दिश में लग रहे हैं। अरुण यादव के गर्दिश में लग रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के गर्दिश में लग रहे हैं, और कृष्ण मुरारी मोघे जो कि पूर्व सांसद, इंदौर के पूर्व महापौर, पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री, जिसे तमाम पद को सुशोभित कर चुके हैं, उनकी भी स्थिति कुछ डावाडोल लग रही है, तवज्जो कम है। कृष्ण मुरारी मोघे इन दिनों कोरोना संक्रमित होकर क्वारंटाइन है, लेकिन हम दूसरे शब्दों में यदि कहें ना, तो कृष्ण मुरारी मोघे जो हैं वो पॉलिटिकली भी क्वारंटाइन कर दिए गए हैं, आइसोलेशन में भेज दिया गया, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में सदस्य नहीं होते हुए भी उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए उनको बुलाया जाता था, तो उन्होंने इसको अपना विशेषाधिकार समझ लिया, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी में जो कि बहुत कद्दावर नेता है, तो उन्होंने पार्टी के नेताओं के माध्यम से अधिकारियों पर दबाव बनवाया, बेतुके बयान दिए, और इस शहर को जिस गति से अनलॉक नहीं होना था उस गति से अनलॉक करवा दिया। अब शहर की क्या हालत है आपको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। शहर में 379 कोरोना संक्रमित आज निकले, कल रात को जो रिपोर्ट आई उसमें यह हालत है। जो दो चार व्यापारिक संगठन के नुमाइंदे लोग पहुंच जाते थे, दो चार व्यापारी, तो वो मोघे जी ये मान लेते थे कि ये व्यापारियों का बड़ा नुकसान हो रहा, वो प्रशासन पे दबाव बनाने लगते थे, बयानबाजी करने लगते थे। तो कृष्ण मुरारी मोघे की जो भूमिका थी उसको संघ ने बहुत ही आपत्तिजनक माना इस दौर में, और खासकर संघ के जो प्रतिनिधि थे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में, डॉक्टर निशांत खरे, उनको लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणी वे करने लगे थे, और अपने समर्थकों के माध्यम से डॉक्टर निशांत खरे को लेकर जो प्रचारित बातें करवाते थे, उसको पार्टी नेतृत्व ने बहुत गंभीरता से लिया, संघ ने बहुत गंभीरता से लिया। और संघ ने अभी 15 दिन पहले जो रामबाग स्थित अर्चना कार्यालय में बैठक हुई थी, उसमें जब संघ के नेतृत्व ने इंदौर शहर की बिगड़ती हालत पर बात की, तो जिन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार माना गया उसमें कृष्ण मुरारी मोघे भी एक निकले। तो यही कारण है कि कृष्ण मुरारी मोघे को इस बार की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में कोई स्थान नहीं मिला। यह भी तय हो गया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में कृष्ण मुरारी मोघे की कोई वापसी नहीं होगी। और जिन निशांत खरे को लेकर नाराजगी जताते कृष्ण मुरारी मोघे, वो निशांत खरे के साथ ही संघ के दो अन्य नुमाइंदे, पवन तिवारी और रुचिर जी, रूपेश पाल, ये भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में आ गए। मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में संघ का दबदबा बढ़ गया, और वो दबदबा इसलिए बढ़ाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नियंत्रण किया जा सके, और जो शहर हित में इंपॉर्टेंट हो, शहर हित में अनुकूल हो, वही निर्णय करवाए जा सके। चुनाव को लेकर ऐसा लिखा है आपने कि जातिगत समीकरण बड़ा आधार रखता है, गुर्जर समुदाय हो, ठाकुर समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय हो, ग्वालियर के संभव की सीटें जो है चंबल संभाग से, वहां पे काफी महत्व है, और गुर्जर वोटों को लेकर भी
देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जातिगत समीकरण बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। ग्वालियर चंबल संभाग में जातिगत समीकरण बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं उम्मीदवारों की हार जीत में, राजनीतिक दलों का भविष्य तय करने में इंपॉर्टेंट भूमिका जो है ग्वालियर चंबल संभाग में जातिगत समीकरण निभाते हैं। अब मैंने मुरैना का उदाहरण कोट किया है इस बार के अपने कॉलम में कि मुरैना में 4 जगह उपचुनाव होना है ना। मुरैना में 4 जगह उपचुनाव होना है। अन्य वोटों का जो है बड़ा तगड़ा समीकरण है, ब्राह्मण वोटों का। अब पार्टी के सामने समस्या ये आ रही है कि ये सारे एडजस्टमेंट कैसे किए जाए। और मतलब आप देखें कि दोनों राजनीतिक दलों में ये होने वाला अंतर है कि तीनों जातियों के एक, और हम बहुत एडवांस आगे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अभी भी स्थिति वही है कि तीनों जातियों के नुमाइंदों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वहां के समीकरण अनुकूल होंगे। तो पार्टी के नेतृत्व के सामने बड़ा पशुपेश है कि आखिर किसको कहां से दे, जोरा से किसको दे। ऐसा ना हो कि जोरा से किसी ब्राह्मण को दे दे तो गुर्जर और ठाकुर नाराज हो जाए। दिमनी में तो कांग्रेस का टिकट तय हो गया ठाकुर का, अब 2 सीटों पे आपको गुर्जर और ब्राह्मण को एडजस्ट करना ही, और जो चौथी सीट है उसमें ऐसा क्या समीकरण जमाया जाए कि न ब्राह्मण नाराज हो, न गुर्जर नाराज हो, न ठाकुर नाराज हो। तो एक बड़े विचित्र समीकरण है जातिगत। एक और हम नए भारत की ओर जा रहे हैं, नए दौर की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी राजनीति में तो कम से कम ये सारे समीकरण कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। सही कहना है आपका कि, और विशेष तौर पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे वो महाकौशल का रीवा सीधी सतना बेल्ट हो, चाहे ग्वालियर का संभाग चंबल बेल्ट हो, यहाँ पर जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। बहरहाल राधेश्याम जुलानिया जी को लेकर आप हमेशा बात करते हैं कि बहुत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं और जो चेंजेस वो करते हैं अपने कार्यशैली के माध्यम से वो सराहनीय होते हैं। इस बार क्या लिखा है आपने? देखिए, राधेश्याम जुलानिया को लेकर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राधेश्याम जुलानिया एक बहुत अलग तरह के अधिकारी हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी के समकालीन है, इसलिए उन्हें वल्लभ भवन में रखा नहीं जा सकता। सीनियर है एक तरीके से, वो चीफ सेक्रेटरी थे, तो बोर्ड का उनको अध्यक्ष बनाएगा। बोर्ड में सुधार के लिए जबरदस्त काम कर रहे हैं। और एक ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रयोग उन्होंने शुरू करने वाले थे कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट्स को लेकर, दूरदर्शन के साथ एक टाई अप करके, और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का एक बड़ा प्रोग्राम सॉर्ट आउट किया था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का एक अंग है, तो स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर आपत्ति दी। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव है रश्मि शमी, उन्होंने भी इस पर आपत्ति दी और ये बात चली कि भाई बिना शिक्षा विभाग की रजामंदी के बोर्ड आखिर इस तरह से क्यों एक्ट कर रहा है। तो इसी मुद्दे पर लेके कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा विवाद की स्थिति बनी है, और अभी जो ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोग्राम शेड्यूल था उसको अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया। तो मेरा मतलब हर बार जुलानिया जी के साथ हर बार ये होता है कि वो सफलता तो प्राप्त अंततः वही करते हैं, लेकिन संघर्ष उन्हें बहुत करना पड़ता है। चाहे मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का जाल बढ़ाने का मामला हो, या मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में मेंबर फाइनेंस रहते हुए वहां के आर्थिक ढांचे में सुधार का मामला हो, वो सफल तो हुए, लेकिन संघर्ष उन्हें काफी करना पड़ा। और मुझे लगता है कि इसी तरह का संघर्ष उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी करना पड़ रहा। डीजी जेल संजय चौधरी को लेकर आपने लिखा है कि वे काफी तेज गति से काम कर रहे हैं, काफी त्वरित निर्णय ले रहे हैं, इस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, संजय चौधरी मध्य प्रदेश के जेल महानिदेशक हैं, और जेल महकमे में इन दिनों कामकाज की जो गति बढ़ी हुई है उससे सब चौंके हुए कि आखिर इतना स्पीडली काम कैसे हो रहा है यहाँ पे। और सबका चौंकना स्वाभाविक है कि आखिर इतनी तेजी से जो कामकाज इस विभाग में चल रहा है उसने सबको चौंका रखा है। चूंकि संजय चौधरी की सेवानिवृत्ति नजदीक है, सामान्यतः सेवानिवृत्ति के नजदीक आते आते आदमी रिलैक्स मोड में आ जाता है, और कोई ऐसा काम, इस बात की कोशिश पे रहता है कि कोई ऐसा काम उसकी कलम से न हो जाए जो उसके इतने लंबे चौड़े जो कैरियर रहता है उस पर कोई उस पर धब्बा लगे। लेकिन संजय चौधरी इससे इतर बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, और तेज गति से काम कर रहे हैं उसका आशय आप समझ रहे होंगे कि तेज गति से मेरा आशय क्या है। तो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ये कामकाज की जो तेज गति संजय चौधरी दिखा रहे हैं वो सेवानिवृत्ति के इस दौर में उनके लिए परेशानी का कारण न बन जाए। बिल्कुल ठीक है ना। बहरहाल मध्य प्रदेश में कुछ नए हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर भी आपने मनोज द्विवेदी, विवेक शरण जी के नाम दिए हैं कि संभवतः ये हो सकते हैं। तो ये नियुक्ति कब तक होगी और कौन कौन लोग इसके लिए संभव है? देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 जजेस की नियुक्ति होना है एडवोकेट सेक्टर से। इसके अलावा जुडिशरी के जो अधिकारी रहते हैं उनसे तो, उस कोटे से तो जज बनाए जाना है, जिसमें इंदौर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अनिल
वर्मा जी का नाम भी उसके लिए आगे बढ़ा है। लेकिन जो हाईकोर्ट जजेस के लिए एडवोकेट्स के 6 नाम गए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी पेंडिंग है, जिसपे तमाम स्तर की जांच परख चल रही है, जानकारी एकत्र की जा रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के शुरुआत में इसका फैसला हो जाएगा। और हम सबके लिए ये बड़े गौरव की बात रहेगी, क्योंकि इस सूची में इंदौर के भी 2 बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, मनोज द्विवेदी और विवेक शरण। उनके नाम है। मनोज द्विवेदी एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, संघ के बहुत प्रिय पात्र हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी उनका बहुत काम है। विवेक शरण असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। ये दोनों के नाम बड़े चर्चा में हैं और अंतिम फैसला तो खैर राष्ट्रपति के दस्तखत जब हो जाए तब माना जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों का नाम जो है, और इंदौर की जो हाईकोर्ट जजेस की लंबी फहरिस्त है इंदौर से हाईकोर्ट जजेस बनने वालों की, उसमें मुझे लगता है इन दोनों का नाम भी जुड़ता नजर आएगा। लेकिन इस जो प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे गए थे, उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जो है शशांक शेखर का है। शशांक शेखर विवेक तनखा के बहुत नजदीकी, कांग्रेस के दौर में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे। तो ऐसा माना जा रहा था कि उनका नाम शायद मध्य प्रदेश से आगे न बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की फुल बेंच निर्णय लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दखलंदाजी जो इस पार्टी की सरकार रहती है उसकी भी किसी न किसी स्तर पे तो रहती है। लेकिन शशांक शेखर की काबिलियत को सबने सलाम किया और उनकी काबिलियत, उनकी मेरिट जो है, उसके कारण उनका नाम भी हाईकोर्ट जज के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसपे जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। परिवहन विभाग में बहुत चर्चित नाम है सत्य प्रकाश शर्मा। उसके बाद अब नया चर्चित नाम के बारे में आपने लिखा है दशरथ पटेल के बारे में। देखिए, परिवहन विभाग के एक चर्चित व्यक्ति सत्य प्रकाश शर्मा को लेकर तो हम 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह का जलवा सत्य प्रकाश शर्मा का है, किस तरह की सारी चीजें परिवहन विभाग की उनके इर्द गिर्द रहती है। लेकिन परिवहन विभाग में आरटीआई का पद एक बड़ा छोटा पद होता है, लेकिन बहुत वजनदार पद होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर। तो दशरथ पटेल एक इंस्पेक्टर हैं जो अगले साल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले वो जिस तरह से वजनदार होते जा रहे हैं, पहले वो नया गांव बैरियर पे रहे, जो बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है परिवहन विभाग की दृष्टि से। उसके बाद अभी वो सेंधवा बैरियर पे हैं, बीच में उनके पास इंदौर के संभागीय उड़न दस्ते का भी अतिरिक्त प्रभार था। तो मतलब आखिर लोगों में चर्चा, पहले तो ये माना गया था कि दिल्ली के एक बड़े नेता ने उनकी मदद की थी और वो नेता मदद करने के बाद परेशानी में भी आ गए थे। लेकिन अभी उन्हें मदद कहाँ से मिल रही थी? जो खोज परख की गई तो मालूम पड़ा कि भोपाल से उन्हें मदद मिल रही है। अब ये जैसा अपने हर कॉलम में मैं एक क्वेश्चन मेरे दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए छोड़ता हूँ कि आप पता लगाइए कि भोपाल में किस जगह से दशरथ पटेल को इतनी मदद मिल रही है कि जिसके दम पे वो इतने मजबूत हो गए। संदीप भूरिया की परिवहन विभाग से वापसी के बाद से 2 नाम और चर्चा में है, वे नाम कौन? देखिए, संदीप भूरिया जो कि कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी विधायक है, उनके बेटे हैं। ये करीब 1-1.5 साल से सहायक परिवहन आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए इस पद को लेकर बड़ी कश्मकश रहती है। अच्छा पद माना जाता है इस पद पे, मतलब ये रहता है कि इस पद पे पोस्टिंग पाने की कोशिश हर अधिकारी की रहती है। तो संदीप भूरिया की तो वापसी हो गई है, लेकिन इस पद पे अब शशिकांत शुक्ला या बिट्टू सहगल में से किसे मौका मिलता है यह देखना जरूरी है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि यहाँ कुछ मामला मंत्री जी, मतलब नरोत्तम मिश्रा बनाम मामा जी, यानी शिवराज सिंह चौहान जैसा दिख रहा है। क्योंकि शशिकांत शुक्ला जो है वो नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार है, बहुत नजदीकी रिश्तेदार है, तो उन्हें मौका मिलता है या मुख्यमंत्री के प्रियपात्र बिट्टू सहगल को मौका मिलता है, ये देखना। लेकिन बड़ा चर्चा का, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच में बड़ा चर्चा का विषय है कि देखते हैं इस बार सहायक परिवहन आयुक्त के पद के लिए किससे मौका मिलता है। राजनीति और प्रशासनिक सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मीडिया की बातों के बिना एक कॉलम अधूरा रहता है, तो उसके बारे में जरूर बताइए। देखिए, मीडिया से जो जुड़े मुख्य मुद्दे हैं उसमें एक तो बड़ा मुद्दा ये है कि मतलब हम सबका सर भी शर्म से झुका जब हमने ये वाकया सुना कि पत्रिका इंदौर के संपादकीय प्रभारी राकेश त्रिपाठी के खिलाफ कोटा में एक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। जो चर्चा का दौर शुरू हुआ उसमें जानकारी आ रही कि जब वो कोटा में थे, जब वो रतलाम में थे राजेश त्रिपाठी, तब भी उनके कारनामे कुछ इसी तरह के रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोटा के मामले में जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई है उसके बाद मध्य प्रदेश में भी उनकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि उनका लंबा समय मध्य प्रदेश में बीता है और जो उनके साथ काम करने वाले साथी रहे हैं वो अब जो संकेत दे रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि राजेश त्रिपाठी के लिए आने वाला समय ठीक नहीं होगा।
दूसरा मैंने जानकारी दी है, आप पिछले सप्ताह भी मैंने बताया था कि दैनिक भास्कर एक बड़ा परिशिष्ट ला रहा है, एक विशेष अखबार ला रहा है जिसको लंबे समय तक इस शहर की जनता संभाल कर रखेगी। उसमें छपी खबरों कहानियों को जो है वो उदाहरण के रूप में, नजीर के रूप में पेश किया जाएगा। और जो संपादक है भास्कर के मुकेश माथुर, वो उसको बड़े गंभीरता से उसको ले रहे हैं। लेकिन वहां पर उस 17 सितंबर को वो संस्करण आना है, लेकिन उस संस्करण के लिए जो तैयारियां, उससे मुकेश माथुर बड़े नाराज थे और उन्होंने यह अपने संपादकीय टीम के सामने भी उसकी अप्रसन्नता जाहिर की है। दूसरा यह है कि वरिष्ठ पत्रकार है भोपाल के राकेश अग्निहोत्री, वो जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महत्वपूर्ण भूमिका संभालने जा रहे हैं। अच्छी खबर यह नहीं है, पर जानकारी देना जरूरी है कि नई दुनिया जागरण समूह अपने शीर्ष संपादकीय पदों से लेकर और जो उनके ब्यूरो हैं निचले स्तर तक, जिला स्तर तक, वहां तक पदों की 40% कटौती करने जा रहा है नई दुनिया जागरण समूह। एक सूचना मैंने यह भी दी है अपने कॉलम में कि दैनिक प्रजातंत्र ने भोपाल में अपनी आने की तैयारियां शुरू कर दी है। धर्मेंद्र पेगवार उसके संपादक हो गए और निकट भविष्य में, मुझे लगता है इसी महीने में, प्रजातंत्र के भोपाल संस्करण का विधिवत विमोचन हो जाएगा, लोकार्पण हो जाएगा। कोशिश है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल हो। और एक जानकारी ये है कि आशीष जोशी जो है वो डिजियाना न्यूज समूह का हिस्सा हो गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष जोशी। तमाम सारी मीडिया जगत की राजनीति की खबरें आपके पास हैं, प्रशासनिक खबरें आपके पास है, और लगातार इस कॉलम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अरविंद जी, चलते चलते एक सवाल हमेशा जहन में उठ रहा है, पिछले हफ्ते भी यही था कि इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों की अगर हम स्थिति की बात करें तो अस्पतालों की स्थिति बहुत बुरी है। तो अब व्यापारी संगठनों की नींद जागी है, वे ये कह रहे हैं कि अब हम जो है धीरे धीरे दुकानें जल्दी बंद करना चालू करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत ज्यादा सक्रियता और जागरूकता नहीं दिख रही। देखिए सुनील जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंदौर के लोगों को ही इस मामले में आगे आना पड़ेगा। नेताओं ने तो अफसरों पे दबाव डालकर मनमाने तरीके से शहर को अनलॉक करवा दिए, जहां जरूरत नहीं थी वो बाजार भी खुलवा दिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स, चाहे वो डॉक्टर रवि डोसी हो, चाहे निशांत खरे हो, सब क्या कह रहे हैं वो आपको और हमको मालूम है कि ये शहर बर्बाद हो जाएगा, इस शहर में हालात ठीक नहीं। लेकिन इस शहर के लोगों का ही जज्बा है कि अंततः उन्होंने ये माना कि हमें ही आगे आना पड़ेगा। शहर के कई हिस्सों में लोगों ने अपनी दुकानें 6 बजे शाम को अनलॉक करना शुरू कर दी, क्योंकि उनका मानना है कि जो परेशानी आने वाले समय में आना उसको भुगतना तो हमें ही है, उसे कोई और भुगतने को तो तैयार होगा नहीं। इस शहर में व्यापारिक संगठन अंततः आ गया है। जो व्यापारिक संगठन पहले दुकानें खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वो अब सरकार से कह रहे हैं कि हम दुकानें बंद रखने को तैयार है। 3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बैठक की थी उसमें व्यापारिक संगठनों ने कहा कि आपने भले ही अनलॉक का निर्णय ले लिया, लेकिन हम दुकानें बंद करने को तैयार हैं। और वो मतलब इस स्थिति की भयावहता का अंदाज व्यापारिक संगठनों को भी होने लगा है। जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बाजार है उनके नुमाइंदों को भी होने लगा है, शहर की जनता को भी एहसास होने लगा। और मुझे लगता है कि ये जनता का जागरूक होना एक बहुत अच्छा संकेत है, शहर की जनता का जागरूक होना, क्योंकि नेताओं ने तो कोई कसर बाकी रखी नहीं। नेताओं के दबाव में अफसर भी निर्णय लेते गए, मेडिकल एक्सपर्ट्स की किसी ने मानी नहीं। तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। अंततः जनता को लगा कि बड़ी हम परेशान हो जाएंगे। जनता आगे आई है, व्यापारिक संगठन आगे आई है, बिजनेस कम्युनिटी आगे आ गई, और उसी का नतीजा है कि शहर में ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। लोग खुद कह रहे हैं व्यापारिक संगठन के, हम संडे को बाजार बंद करने को तैयार है। आप अंदाज लगाइए, मतलब उनको भी एहसास है कहीं ना कहीं। और आप देखिए ना, पिछले 15 दिन से किस तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आज 379 का आंकड़ा आ गया। ये तो हमारी चिंता बढ़ाने वाला है। शहर के अस्पतालों में आईसीयू खाली नहीं है, वाईपैप मशीन उपलब्ध नहीं हो रही, प्राइवेट वार्ड उपलब्ध नहीं, और जनरल वार्ड में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, जनरल वार्ड में उनकी क्या हालत है वो आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। सही कहना अरविंद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहरहाल राजवाड़ा से रेसिडेंसी कॉलम, इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, और आप लोगों की रुचि अंदर की खबर जानने में है। खबर के अंदर की खबर अरविंद तिवारी जी खोज कर लाते हैं, उस पर हम लगातार बात करते हैं। अरविंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।